हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इन द सेम चैप्टर, दैट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने बात की थी आयोनाइजेशन एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चों? जब दो एटम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो एक बॉन्ड बनती है। नाउ इनमें से कोई एक एटम ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। सो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये हमेशा आपको बॉन्डेड एटम्स में मिलेगी, यानी एक एटम ये है, एक एटम ये है। इन दोनों के बीच में लेट अस से दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज क्लोरीन, राइट। अब इनमें से कोई एक एटम ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ये हमेशा आपको कोवलेंट बॉन्ड में ही ऑप्शन मिलती है देखने को, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका होता है क्योंकि आयन्स बनते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो कोई एक एटम ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। दैट टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट इज़ अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक सिंगल एटम का हम नहीं निकाल सकते। सो इट इज़ अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। किस किस फैक्टर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है? सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। जिस एटम का साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जितना बड़ा साइज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना जिसके पास चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों होगा? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर, राइट। सो यूँ कह सकते हो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो आप देख सकते हो कि आराम से बता सकते हो कि क्रॉस द पीरियड द जनरल ट्रेंड विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। चार्ज ऑन कटाइन, यानी कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। कारण, अब सोचोगे मैम इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अरे बेटा आ रहा है, बट आप सोचिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने ज़्यादा होंगे फ्रॉम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। इसीलिए अगर Fe3+ है तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठा है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगी? Fe3+ में एज कम्पेयर टू 2+। सिमिलरली Mn6+ में 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 25 एटॉमिक नंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचा कितना? 19। यहाँ कितने निकले हैं? 2, बचा कितना? 23। सो विच वन इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स? डेफिनेटली दिस वन। विच वन इज हैविंग मोर प्रोटॉन? डेफिनेटली Mn+6। सो दैट इज वाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर। नेक्स्ट देखो, नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। माने नेगेटिव चार्ज का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। अब देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं? 1। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। सो जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम हो जाएगी, बिकॉज रिपल्शन बढ़ जाएगी, राइट। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन increases in anion, right? नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी डिटेल में। अभी यहाँ सिर्फ इतना समझिए, जिसमें जितना ज़्यादा s ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा मिलेगी। s ऑर्बिटल क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस को बहुत क्लोजली पेनिट्रेट कर पाता है, उसके बाद स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सो जिसमें ज़्यादा s ऑर्बिटल होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे sp1, sp2, sp3, यानी कि कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में और कौन सा ऑर्बिटल कितना पार्टिसिपेट करता है। इसे आप यूँ समझ लो, आपके पास 2 लड्डू थे,
दोनों की एनर्जीज अलग अलग है क्योंकि ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। अब वो क्या करता है, इन दोनों को इकट्ठा करके दो ऑर्बिट बना लेता है लाइक दिस। अब इसका नाम भी हमने एस पी रख दिया, इसका नाम भी एस पी रख दिया। एक एस था एक पी था, दोनों को मिक्स कर दिया। या समझ लो एक मोतीचूर का लड्डू है, एक बेसन का लड्डू है, ठीक है। हमने दोनों को इकट्ठा फोड़ फोड़ के मिक्स कर दिया और फिर से कहा कि दो ही लड्डू बना दो। जब दो लड्डू बनाए तो इसके अंदर भी आधा बेसन का लड्डू आधा मोतीचूर का लड्डू, इसमें भी आधा बेसन का लड्डू आधा मोतीचूर का लड्डू। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एस एंड पी इन दिस? 50-50। सेकंड देखो यहाँ क्या मेरे पास एक एस है, एक मोतीचूर का लड्डू है, दो बेसन के लड्डू हैं, तीनों को फोड़ के इकट्ठा कर दिया। अभी तीनों को मिलाने के बाद हमने फिर से sp2 के 3 लड्डू बना दिए जिसमें s भी है, p भी है और ये p भी है। तो कितना परसेंट s आएगा? 1 in 3, 33%। सिमिलरली यहाँ देखिए एक s बाकी 1 2 3 4 p। तो इसमें जब इन चारों को मिक्स कर दिया, अब फिर से वापस 4 लड्डू बनाए तो s का कितना परसेंटेज होगा? 1/4, राइट। सो 25%। जिसमें जितना ज़्यादा s ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। रीज़न बिहाइंड, s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ s ऑर्बिटल इज मोर than p towards nucleus। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है एज कंपेयर टू p, राइट। सो these are the different factors on which electronegativity is based। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों एक रिलेटिव टर्म है। इज अ रिलेटिव टर्म। इसका मतलब ये है कि एक आइसोलेटेड एटम के बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम नहीं बता सकते। सो आइसोलेटेड एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, राइट। बट although we cannot calculate it, but various scales has been developed। और हम यहाँ 3 डिफरेंट स्केल्स के बारे में समझेंगे। पहला है आपके पास पॉलिंग स्केल, और यही है जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा आपके पास आएगा म्यूलिकन जैफ स्केल, बहुत कम से इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही कम यूज़ होने वाला स्केल है। और तीसरा आपके पास ऑलरेड रोचो स्केल। सिर्फ समझेंगे ये स्केल्स क्या हैं, ऑल्दो हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। चलो देखते हैं फिर कि पॉलिंग का स्केल क्या है, जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला स्केल है हमारा। पॉलिंग गेव 4.02 फ्लोरीन, एक स्केल बनाया उन्होंने और उस स्केल पे हाईएस्ट नंबर था 4, और ये उसने दिया था फ्लोरीन को। सो दिस इज द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, राइट। और उन्होंने कहाँ से लिखा, इसको याद रखिएगा इस ऑर्डर को, FONCLBR दिस इज ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये बहुत काम आने वाला है। आई जस्ट गिव इट अ सिंपल राइम, फोन क्लेबर ISCPH, फोन क्लेबर ISCPH। फोन यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सल्फर कार्बन फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। आपके सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जितनी भी रिएक्शंस हम करेंगे वो सब के सब सिर्फ इन एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होगी, राइट। सो नंबर याद रखिए, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है 4, ऑक्सीजन इट इज़ 3.5, नाइट्रोजन इज 3, क्लोरीन इज 3.0, दिस इज 2.8, दिस इज 2.5, हाइड्रोजन इज 2, so
फ्लोरीन 4, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3, chlorine 3, bromine 2.8, IC, all IC are 2.5 and pH is 2.2 and 2. So अगर आपको ये ऑर्डर याद रहे, इन वैल्यूज़ का इतना चक्कर नहीं है जितना कि इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये सीक्वेंस याद रखना है. दैट फ्लोरीन इज द having the highest electronegativity and hydrogen has the lowest electronegativity. ये तीन एलिमेंट बहुत कम आने वाले हैं, बार बार यूज होंगे, तो इनका तीनों का सीक्वेंस आपको याद रखना चाहिए. तो अब देखिए ट्रेंड क्या है. इन जनरल हमारा अक्रॉस द पीरियड क्या ट्रेंड रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. क्यों इंक्रीज कर रही है? पहला फैक्टर देखो, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है. सो डेफिनेटली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर विल इंक्रीज. और अगर डाउन द ग्रुप देखेंगे तो क्या होगा? इट विल डिक्रीज. राइट? वाई डिक्रीजेस? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करती है. सो ऑल थ्री फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब आप ये देखिए, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मेटालिक कैरेक्टर. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, देखो ना अक्रॉस पीरियड मेटल से आप नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू non-metallic character. So we can conclude that electronegativity is inversely proportional to metallic properties, directly proportional to non-metallic properties. Now let us look at the trends in the chemical properties. बच्चों trends से क्या मतलब? Periodicity of the valence state shown by the elements and the anomalous properties of second period element. मैंने आपको बोला था कि जितने भी आप पीरियोडिक टेबल में पाथ पढ़ोगे, N1, N2, N3 पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं, N1 में तो सिर्फ दो ही आपके पास, हाइड्रोजन एंड हीलियम. उसके बाद पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में क्या डिफरेंस है? यहाँ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स मिलते हैं, यहाँ आपके पास डी ऑर्बिटल नहीं है. इसका मतलब यहाँ अचानक से जगह बढ़ गई, जगह बढ़ जाती है, स्पेस मिल जाती है, तो रिपल्शन कम हो जाएगी. सो दैट इज़ वाई ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में बहुत सारे डिफरेंसेस हमें मिलते हैं. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप पीरियड नंबर 2, उसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी और द ऑक्सीडेशन स्टेट. बच्चों वैलेंसी का मतलब है कि कुछ आपने देखा होगा, आयरन है +2 +3 शो करता है, कॉपर भी +2 +1 शो करता है. सो व्हाट आर दीज आर नथिंग बट द वैलेंसेज, binding capacity. Nowadays oxidation state is frequently used for valency. Rather than using valency, हम उसको नाम देते हैं oxidation state का. Oxidation state का मतलब होता है कि ऊपर क्या चार्ज है, ठीक है, और कितना नंबर है, +1 +2 +3 +-4 -3 -2 -1 एंड 0. इसे ही हम वैलेंसी कह रहे थे. अगर इन एलिमेंट्स के अंदर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो क्या होगा? नियॉन को छोड़ दीजिए, बिकॉज नियॉन इज अ नोबल गैस, इसको छोड़ दीजिए. फ्लोरीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है राइट फ्रॉम लिथियम, यानी कि राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी. सो लुक एट इट, सोडियम, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक, 3 एलिमेंट्स हमने ले लिए. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3s1. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4. एंड देन वी हैव फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 का मतलब हो गया कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5. नाउ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो नोबल गैस आ गई +1, ये 2 लेगा या तो 2, ये 4, या तो ये 2 लेगा या 4 छोड़ेगा, दोनों कंडीशंस पॉसिबल हैं. इसके अंदर ये 1 लेगा. अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, इन OF2 अगर फ्लोरीन है जो कि नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, होना चाहिए था. यहाँ क्या है? -1. -1 का मतलब क्या हुआ? 2 × 1 -2
यानी यहाँ पर क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी +2। यहाँ देखिए सोडियम है +1, तो ऑक्सीजन की कितनी है -2। करेक्ट, जैसे हमने क्लास 9 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके एटम्स के मॉलिक्यूल्स बनाए थे, कंपाउंड बनाए थे। सो ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 भी आ सकती है और -2 भी आ रही है। अरे ये कैसे? बिकॉज येस ऑक्सीजन कैन गिव अस द डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स। लेकिन डाउन द ग्रुप कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि ग्रुप का मतलब क्या है कि वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही वैलेंसी है जो कि ग्रुप का नंबर है। जैसे लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इन सब का वैलेंसी कितनी होती है? +1। दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में क्या होती है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन में यूजुअली -2 होती है, बट इट कैन एग्जिबिट +2, +1 ऑल्सो, -1 ऑल्सो इन डिफरेंट कंपाउंड्स। लेकिन अदरवाइज ग्रुप के अंदर ही चेंज नहीं होती डाउन द ग्रुप, इट रिमेन्स सेम। अब ये देखिए Na2O और OF2, इसमें देखिए सोडियम की +1 है, ऑक्सीजन या -2 दे रहा है, विथ फ्लोरीन -1। ऑक्सीजन कैन गिव -2, सो ऑक्सीजन की -2 भी है और +2 भी है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिफाइन करें? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम। सो ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहते हैं? चार्ज एक्वायर्ड बाय द एटम, चार्ज एक्वायर्ड बाय द एटम on the basis of electronegative consideration from other atoms in the molecule। यानी कि वो कितना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा। यानी अगर मान लीजिए यू हैव ए एंड बी, अब ए के ऊपर चार्ज क्या आएगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी के ऊपर, क्योंकि ये एक रिलेटिव टर्म है। करेक्ट? So let us look at question number 3.8 in your solved examples. Using the periodic table, predict the formula of a compound which might be formed by following pairs of element: silicon and bromine, aluminium and sulfur। अब आपको सबसे पहली चीज ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। ग्रुप के अकॉर्डिंगली हमें उसका वैलेंसी मिल जाएगा, यानी कि प्रोबेबल ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे सिलिकॉन +4 -4 शो करता है, ब्रोमीन -1 शो करेगी, एल्यूमिनियम +3 शो करेगा और सल्फर -2 शो करेगा। करेक्ट? सो इसका मतलब हम आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का यूज करके हम अपना सब फॉर्मूला बना सकते हैं। सो लेट अस लुक एट इट। वी हैव सिलिकॉन atomic number 14 and we have bromine which has got valency -1, this is has got +-4। अब अगर इन दोनों के साथ मुझे कंपाउंड बनाना है तो आई नो कि नेगेटिव वाला जो चार्ज होता है यानी अनायन जो है वो राइट हैंड साइड पे आएगा और कटायन लेफ्ट पे आएगा। तो इसका क्या बन जाएगा? इसकी +4, इसकी -1, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, +1 -1 +4 -1, you will get SiBr4। SiBr4। Similarly, you have got another one that is the aluminium +3 शो करेगा and we have sulfur which is going to show -2। So क्या बन जाएगा? +3 -2, just cross multiply and you will get Al2S3। This is the compound that you will be forming। Just mark a correction। पॉलिंग स्केल के अंदर फास्फोरस का 2.1 लिखिए रादर देन 2.2। Now look at this graph or this table that has been shown in your books regarding the trends of the elements in periodic table। Okay,
Look at it. Electron gain enthalpy, it is increasing across the period. Ionization energy is going to decrease across the period. Atomic radius down the group increasing. Electronegativity decreasing or it is increasing upward. Ionization energy, it is increasing upward. यहाँ देखिए ionization energy बढ़ रहा है because of increase in nuclear charge. Electron gain enthalpy बढ़ रही है because of increase in nuclear charge. Atomic radius is decreasing from right to left or you can say it is increasing from left to right. Electronegativity बढ़ रही है. Electronegativity बढ़ रही है, atomic size decrease कर रहा है. So ionization energy and electron gain enthalpy बढ़ रही है. Metallic character देखिए यहाँ से from right up corner up यहाँ से नीचे आएंगे towards left lower corner. देखिए metallic character increase कर रहा है diagonally और नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट एंड द बॉटम एलिमेंट टू राइट एंड द टॉप मोस्ट एलिमेंट, जिसमें सबसे पहले ऊपर कौन है, फ्लोरीन, और नीचे यहाँ कौन है, सीजियम, जिसकी हम बात कर रहे थे. सो ये तो रहा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय डिफरेंट स्केल्स. पॉलिंग स्केल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जस्ट अ क्विक रिकैप. पीरियड नंबर 1 के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन है आपके पास विच इज 2.1. पीरियड नंबर 2 में आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑल बिलोंग टू द सेकंड पीरियड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग. लुक एट इट, 2.5, 3, 3.5 एंड 4. इन पीरियड 3 डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इसीलिए इन वैल्यू से कम वैल्यू मिलेगी हमें, बट अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस. सो 2.1 कार्बन से नाइट्रोजन से नीचे आ रहे हैं, 2.1 कम हो रही है बट अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज कर रही है. तो देखिए 2.5, 2.8 एंड देन 3 डाउन द ग्रुप अगेन डिक्रीजिंग, 3, 3.8 एंड 2.5. सो दिस इज व्हाट वी कैन से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सो याद रखिएगा फोन, क्लेबर, ISC, PH, जिसमें ISC में सबकी वैल्यू सेम है, इक्वल टू कर दो. नाइट्रोजन और क्लोरीन की सेम है, फोन, क्लेबर, देन ISC एंड PH. PH में भी आप याद रखिए वैसे आइडली थोड़ा सा फॉस्फोरस में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, बट जब पॉलिंग स्केल पे देखा गया तो दे कम अप द सेम वैल्यू. लेकिन पॉलिंग स्केल में फिर भी उन्होंने कहा है कि फॉस्फोरस का भले ही वैल्यू 2.1 आया है बट स्टिल इट इज़ मोर देन दी हाइड्रोजन. इसीलिए देखिए ऑर्डर में पहले फॉस्फोरस और फिर हाइड्रोजन लिखा गया है. सेम वेज आयोडीन, सल्फर एंड कार्बन का सीक्वेंस लिया गया है. अब म्यूलिकन जो स्केल है बच्चों, उसमें क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एवरेज है अकॉर्डिंग टू म्यूलिकन, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एन एवरेज ऑफ दीज टू वैल्यूज एंड दिस इज ऑलवेज टेकन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, नॉट इन किलो जूल पर मोल. आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन केस ऑफ म्यूलिकन स्केल इज टेकन ओनली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि उन्होंने इसी में कैलकुलेट किया. उसको कैलकुलेट करते उन्होंने जूल्स में कन्वर्ट नहीं किया. येस वी कैन डू इट, कन्वर्जन कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन आता है तो वी मस्ट लुक फॉरवर्ड टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. अब जो पीरियोडिसिटी हम वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे थे बच्चों, उसके अंदर ध्यान रखिएगा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि आपका जो मोस्टली आप पढ़ेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. लाइक वी डिस्कस अबाउट आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, nickel, they all show different manganese also shows different oxidation states, +2, +3, +4, +6, +7, इतनी सारी variations आपको देखने को मिलेंगे. that will be studying gradually in the other groups. next हम बात करते हैं बच्चों anomalous behavior of second elements of second period. anomalous behavior of elements in the second period, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों. Alkali and alkaline elements from they form ionic bonds, हमें पता ही है, लेकिन लिथियम और बेरिलियम कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है. अल्कलाइन और एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये हमने क्लास 10 में भी पढ़ा था. एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं बिकॉज दे कैन गिव अप द इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है. बट लिथियम और बेरिलियम कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं. सोचिए क्यों, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है. अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो मैं ये सोचूंगी यार क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट करनी है, वाई नॉट टू शेयर द इलेक्ट्रॉन, करेक्ट. और हाई क्यों है, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है.
एटम का. सो दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी. और दूसरी चीज, उसके पास न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा हाई होगा. क्यों? एटम का साइज छोटा है. बहुत छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसीलिए हाई है. सो जितने भी आपको एलिमेंट्स मिलते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, दे मेक कोवलेंट बॉन्ड देन अदर एलिमेंट्स मैक्सिमम. रीजन बिहाइंड द सेम थिंग, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी. एज अ रिजल्ट दे विल नॉट फॉर्म द आयनिक बॉन्ड्स. सेकेंड चीज़ क्या आती है? एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल. मैंने आपको पहले बताया थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल आ जाता है बिकॉज 3D आता है. लुक एट इट. अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है, सो l की वैल्यू क्या होगी? 0, 1 एंड 2. व्हाट इज दिस? s, p एंड d. सो इट मीन्स हमारे पास 3s, 3p, 3d अवेलेबल है. लेकिन थर्ड पीरियड के अंदर हमें मालूम है वी कैन नॉट फिल 3D ऑर्बिटल बिकॉज 3D कब भरा जाएगा? जब हम 4s को भरेंगे, फिर हम 3D को भरेंगे, उससे पहले नहीं भर सकते हैं. राइट, अकॉर्डिंग टू दी एफबॉस रूल. सो इसीलिए 3D खाली मिलती है थर्ड पीरियड में. अब सोचो n की वैल्यू अगर 2 हो तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 एंड 1, दैट इज s एंड p. यहाँ डी ब्लॉक का नामो निशान ही नहीं है, 2D एग्जिस्ट ही नहीं करती. सो देर इज नो वेकेंट डी ऑर्बिटल. वेकेंट डी ऑर्बिटल मिल रहा है आपको थर्ड ऑर्बिटल में, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में. सो एनॉमलस बिहेवियर में दो चीज़ों का ध्यान रखना है. पहली चीज़, एटॉमिक साइज छोटा है, एज अ रिजल्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है. ठीक. और दूसरी चीज़ जो यहाँ रखनी है आपको ध्यान में, वो है एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल. यानी कि एटॉमिक साइज एंड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, दीज आर द टू मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर गोइंग टू कॉज द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट्स. राइट. अब देखो दूसरी चीज आती है कि लिथियम इज सिमिलर टू मैग्नीशियम विच इज द डायगोनल रिलेशनशिप. क्योंकि लिथियम कहाँ है? लिथियम ये रहा, और उसके बाद क्या आना चाहिए था? बरेलियम. बरेलियम के नीचे क्या है? मैग्नीशियम. सो लुक एट इट, इट इज डायगोनल रिलेशनशिप. दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज पीरियड 2, दिस इज पीरियड 3. सो लुक एट इट, इट इज द डायगोनल रिलेशनशिप. अब लिथियम मैग्नीशियम के जैसा है और बरेलियम कैसा है? एल्यूमिनियम के जैसा. आगे फर्दर ऐसा क्यों है बच्चों? यहाँ पे क्या है कि एटॉमिक साइजेस जो होते हैं लिथियम का और मैग्नीशियम का, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ध्यान से देखेंगे तो इट इज़ 152 पिकोमीटर एंड दिस इज 162. नियरली सिमिलर है. बरेलियम और एल्यूमिनियम का देखते हैं, इसका क्या है? 111, 143, और ये कितना है? 111, 143. सो दे आर नियरली सिमिलर. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इन दोनों के एटॉमिक साइजेस के अंदर. इसीलिए उनका बिहेवियर भी काफ़ी हद तक सिमिलर होगा. इसीलिए देखो एल्यूमिनियम जो है नॉन मेटेलिक रो में होते हुए भी, बोरोन के नीचे है ना, बोरोन इज अ नॉन मेटल, बिहेव्स लाइक अ नॉन मेटल. ठीक है. सो सिमिलर होने के बावजूद एल्यूमिनियम इज अ मेजर एलिमेंट विच इज अ मेटल ऑन दैट साइड. So lithium is going to behave like magnesium and beryllium behaves like aluminium, or they both behave like similar. Metallic behavior is very much closer because of similar atomic size and similar ionization energies. And this is called as diagonal relationship. तो सबसे important क्या चीज़ है? पहला, छोटा साइज है एटम का, then period 3 and period 4. दूसरी चीज़, large charge to ratio, large charge to radius ratio. माने चार्ज उसके पास कम ज़्यादा होगा, रेडियस उसका छोटा है. किसका? ग्रुप 2 का. क्योंकि डिस्टेंस कम है, चार्ज ज़्यादा है उसके पास, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया. थर्ड चीज़, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज इट कैन नेचुरल सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी. राइट. फोर्थ पॉइंट क्या है? ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल. माने देखिए 1s, 2s एंड 2p है यहाँ पे. Therefore forms the covalent bond, combining capacity is less, क्योंकि एक दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते. ठीक है. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं. इलेक्ट्रॉन नॉट द ऑर्बिटल, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स. देखिए 1s2, 2s2 एंड 2p.
देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या आप ऑर्बिटल भी कह सकते हो, क्योंकि एक s है और 3p के हैं. सो लुक एट इट, दिस इज 2s एंड 2p. तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं. कोई भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन कब करता है इलेक्ट्रॉन्स के बाइंडिंग में? अगर वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो. 1s तो नहीं कर रहा, क्योंकि 1s में टोटली बाइंड इलेक्ट्रॉन है, कुछ और इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता. सो इसमें सब में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो 4 ही इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर 4 ऑर्बिटल हैं. देयरफॉर दे यूजुअली फॉर्म दी कोवलेंट बॉन्ड. दूसरी चीज़ देखो, अगर मान लो 4th आपका पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक नंबर है, से या यूँ को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. 3rd आ गया, n की वैल्यू 3 है, 3rd प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल क्या होंगे? n, क्योंकि n का स्क्वायर होता है. m इज व्हाट? n का स्क्वायर. सो मोर स्पेस इज अवेलेबल, ताकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ सके. अब देखो कैसे, 3s में क्या हो रहा है, ये एक ऑर्बिटल, देन 3 ऑर्बिटल ये, और फिर 5 ये. करेक्ट, 5 और 3 8 और 1 9. सो 9 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल. एज अ रिजल्ट देर इज मोर स्पेस फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जैसे देखो एल्यूमिनियम के केस में देखते हैं, एल्यूमिनियम F6 3 नेगेटिव. यहाँ क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम की बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है? 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है वो, कंबाइनिंग विद 6 फ्लोरीन एटम. सो दिस इज द बाइंडिंग कैपेसिटी. लेकिन अगर आप वैलेंसी देखो तो क्या हो जाएगी, 3 नेगेटिव आ रही है उसकी. तो बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है? 6 एटम्स हैं उसके पास, 6 फ्लोरीन के साथ वो जुड़ रहा है. कैपेसिटी कितनी है एल्यूमिनियम के पास? उसके पास 3 5 8 और 1 9. 9 इलेक्ट्रॉन के साथ, 9 ऑर्बिटल के साथ बाइंड कर सकता है. फिलहाल यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन कर रहा है? 6. और यूजुअली वैलेंसी क्या लिखते हैं हम इसकी एल्यूमिनियम की? +3. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या +3 आती है इसकी वैलेंसी, कैलकुलेट करके देखिए. दिस इज व्हाट, -1. करेक्ट, फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? -1. मान लीजिए एल्यूमिनियम की आपको निकालनी है, तो आप क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम के अंदर प्लस करेंगे -1 × 6, और टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर बच्चों? -3. शुड बी इक्वल टू -3. दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम और एनी एलिमेंट. सो ये क्या हो गया, x -6 इज इक्वल टू -3. वॉट इट विल बी, x इज इक्वल टू -3 + 6. देखो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? +3, विच इज एब्सोल्युटली राइट. सो बाइंडिंग कैपेसिटी कैन इंक्रीज by the look at it, 6 fluorine atoms are binding to aluminium because of the presence of vacant d orbital. नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें प्रॉपर्टी क्या है. बिकॉज ऑफ दैट एनॉमलस बिहेवियर इट इज द p-pi मल्टीपल बॉन्ड. देखो जितनी भी p-pi मल्टीपल बॉन्ड हो रही है यहाँ पे, अगर हम p ऑर्बिटल की एक्सिस देखें, लेट अस से दिस इज x एक्सिस, अगला भी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. लुक एट इट, ये क्या है? px, ये क्या है? py. दिस इज ऑल्सो py, दिस इज वॉट px. नाउ x में जब बाइंडिंग होगी तो पूरी बाइंडिंग हो रही है. वॉट इज दिस एरिया? दिस इज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रॉपर ओवरलैप. अच्छे से एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं अगर सेम ओरिएंटेशन होगी, तो दिस कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैप ऑफ दैट फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड. जब भी प्रॉपर बॉन्डिंग होती है इट फॉर्म्स द सिग्मा बॉन्ड. जब प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती, like this one, this bond is going to form the pi bond, एक ऊपर एक नीचे. so pi bond बच्चों हमेशा डबल बॉन्ड होता है. pi bond is always डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. तो अब देखिए दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल बॉन्ड. p-pi बॉन्ड इज ऑलवेज मल्टीपल. सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज सैचुरेटेड बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड होती है. राइट, p-pi बॉन्ड कब बनता है? जब आर पॉसिबल इन सेकेंड शेल एज दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर, क्योंकि नज़दीक पड़े हैं. मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग द p-pi बॉन्ड. इसीलिए कार्बन देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. करेक्ट. p-pi की बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है? लुक एट इट. मान लीजिए ये आपके पास एक p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, दूर दूर पड़े हैं. क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस के आपके पास ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए. सो दिस प्रॉपर ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड. राइट. अब अगर मुझे p-pi बनानी है बॉन्ड, तो आपके जो p ऑर्बिटल्स हैं दे मस्ट ओवरलैप पैरेलली. सो ये p एक्सिस जो है, दिस वन इज वन सिंगल बॉन्ड px की, दिस इज अनदर px बॉन्ड. सो p की डबल बॉन्ड बन रही है यहाँ पे. मान लीजिए इसी के साथ
एक बॉन्ड ये बन रहा था और दूसरा बॉन्ड हमने बना दिया ये। ठीक है जी, ये क्या है, दिस इज मान लेते हैं PZ, this is py. So these different bonds can be formed easily, right? So this is the different method of formation of bonds, जिसके बारे में हम बात करेंगे जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो अगर आपको कंपाउंड दे दिया जाए और बोला जाए कि बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितनी, पाई बॉन्ड कितनी, तो हमेशा याद रखिएगा सिर्फ एक बॉन्ड, अगर 2 है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगी, अगर 3 है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होंगी, लाइक दिस, दीज आर द 2 पाई। सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक बनेगा। जैसे इसमें अगर हम देखें तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड मान लीजिए, इट कैन बी आइदर वन। तो मान लीजिए ये सिग्मा है और ये ऊपर के 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। सिमिलरली कार्बन ऑक्सीजन में ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। नाउ लेट अस से दिस इज सिग्मा बॉन्ड, सो दिस विल बी पाई बॉन्ड। दिस इज सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएंगे, पाई बॉन्ड, राइट। अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कितनी सिग्मा तो कितनी पाई, तो मैं एक सिग्मा बताइएगा, रेस्ट ऑल विल बी पाई। बिटवीन 2 एटम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 एटम्स। फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए मैं एक कंपाउंड देती हूँ, वी हैव H एंड H। अब आपसे पूछा जाता है इसमें सिग्मा बॉन्ड कितनी है और पाई बॉन्ड कितनी है, तो जितनी भी सिंगल बॉन्ड नजर आ रही हैं, सिंगल बॉन्ड, वो सब की सब आपकी सिग्मा बॉन्ड होंगी। सो देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5, इन दोनों एटम्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगी, एक पाई होगी। सो 1 2 3 4 5, सो देयर आर 5 सिग्मा बॉन्ड्स। हाउ मेनी पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड जहाँ भी है, एक मल्टीपल बॉन्ड है तो एक ही पाई बॉन्ड होगी, राइट। दिस इज हाउ यू फाइंड द सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड्स। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 3.9। आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज सेम। बताना है आपको। कोवेलेंसी का मतलब होता है कितनी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है एल्यूमिनियम। सो अब देखिए एल्यूमिनियम एटम जो है बच्चों, यहाँ पर उसके साथ एक क्लोरीन का एटम लगा हुआ है और उसके साथ 5 वाटर के लगे हुए हैं। सो कितनी इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है, कितनी इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है, कोवेलेंसी का मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी। Al के साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल और क्लोरीन लगा है, यानी 5 वाटर के मॉलिक्यूल और एक क्लोरीन का एटम लगा हुआ है, तो व्हाट इज दी कोवेलेंसी, इट इज 6। एंड इज द ऑक्सीडेशन स्टेट सेम। देखते हैं, वाटर जो है बच्चों वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है। क्लोरीन जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखना है क्या है, -1। सो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास है AlCl H2O5 +2। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ एल्यूमिनियम को आप सेंटर में रख लीजिए, एक तरफ आप इसमें क्लोरीन लगाओगे। चलिए ऐसा कर लेते हैं, 5 इसमें वाटर मॉलिक्यूल लग गए और एक यहाँ क्लोरीन का एटम लग गया, राइट। दिस इज हाउ। और वाटर हमें पता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, H2O इज न्यूट्रल। सो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इट इज 0 ओवर देयर। सो इसका मतलब अब हमने देखना है एल्यूमिनियम को, लेट अस से X क्योंकि हमने निकालना है, क्लोरीन को विच इज -1, H2O5 यानी कि 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं आएगा, बाहर क्या है, +2। सो X -1 + 0 × 5 शुड बी इक्वल टू +2, क्योंकि जो टोटल चार्ज होता है उसके बराबर हो जाना चाहिए सबको। सो X -1 + 0 इज इक्वल टू +2। वॉट इज X, +2 + 1 दैट इज +3। सो इसका मतलब X क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट और द ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज अगेन +3, बट कितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 6। सो कोवेलेंसी कितनी है, 6। Similarly, let us look at our problem number 3.10. Show by a chemical reaction that Na2O is a basic oxide and Cl2O7 is an oxidizing acidic oxide. तो आपको याद होगा हमने क्लास 10 में पढ़ा था
कि जितने भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जितने भी आपके राइट हैंड साइड पर होते हैं दे फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड्स। अब वो कहते हैं पानी के साथ मिला के उनको बताइए कि बेसिक ऑक्साइड ही बना है। तो चलिए हम रिएक्शन कर लेते हैं बच्चों। सो हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 3.10 है उसमें देखिए ही सेज Na2O है, इसको वाटर से ऐड कर रिएक्ट कराइए। तो आप मुझे बताइए जब एक सॉल्ट पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या कहता है आपको? अ सॉल्ट इज देयर, ऑक्साइड है ना, इट इज अ बेसिक ऑक्साइड। जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, याद है आपको रिएक्टिविटी सीरीज, पानी से इसको भगाने की कोशिश करेगा, खुद वहां आना चाहता है। इसका मतलब इसको तोड़ेगा, ये तोड़ेगा तो क्या बनाएगा? NaOH। देखो तोड़ के सब कुछ बना दिया, बैलेंस्ड है कि नहीं? लुक एट इट, 2 Na 2 Na, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, NaOH बन गया। व्हाट इज दिस? इट इज अ बेस, अल्कली है ना NaOH, सो इट इज अ बेस। दैट इज वाई वी से दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, और पानी में मिलेंगे तो भी बेस बनाएंगे। Cl2O7 है, अगर ये पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो जब ये पानी से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा आपके पास HClO4। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज परक्लोरेट एसिड। बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस। सो देखिए 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन एंड 8 ऑक्सीजन, सो अगेन इट इज एन एसिड, परक्लोरिक एसिड। राइट? और इसको करने के बाद अगर आप रेड लिटमस पेपर लेते हो, रेड लिटमस पेपर इसके साथ रिएक्ट किया, इट विल मेक इट, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर लेते हो इसके साथ रिएक्ट किया तो इट विल बिकम, उल्टा कर रहे हैं हम, रेड ही लेते हैं। रेड लिटमस पेपर ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी ब्लू को जब एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो ये रेड में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट Na2O and Cl2O7 will respectively form basic and the acidic oxides. With this we come to an end of this chapter, and be prepared with your doubts in the class. Till then, take care, keep smiling, and good luck.